गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की द्वितीय पुस्तक के पहले पाठ यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में। आज हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्र निर्माण के बीच में जो चुनौतियां आई, जो उस समय की परिस्थितियां थीं, उनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जब देश स्वतंत्र हुआ 14 और 15 अगस्त की रात को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया। वो बहुत ही प्रसिद्ध भाषण है और कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए उसको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, हिंदी में उसका जो अनुवाद है वो है भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध भाषण 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में इन्होंने भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए दिया था। ठीक है, अब आपको यह जानकारी हो गई कि 14 और 15 तारीख में दो देशों का निर्माण हुआ। कौन कौन से थे वो दो देश? एक तो पाकिस्तान और दूसरा भारत। पाकिस्तान और भारत के इस बंटवारे पर अंग्रेजों की एक नीति काम कर रही थी। अंग्रेजों को पता था कि इतना बड़ा राष्ट्र है ये, और ये राष्ट्र यदि एक साथ रहा तब इसकी शक्ति असीमित हो जाएगी, उसको सीमित करना मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेजों की जो पहले एक पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो, उस पॉलिसी को छोड़ते हुए अब वो राज छोड़ रहे थे, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी को जन्म दिया। इसे कहा जाता है फोड़ चलो और छोड़ चलो, यानी कि इनको एक मत रहने दो, इनके बीच में एक फूट डाल दो जिससे ये विभाजित हो जाएं, इनकी शक्ति विभाजित हो जाए। जब शक्ति विभाजित हो जाएगी तब कहीं ना कहीं ये हमारे नियंत्रण में रह सकते हैं। देखिए उस समय क्या क्या समस्याएं थी, देख लेते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात शासन की लोकतांत्रिक पद्धति और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर सहमति बनी। क्या हुआ कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात एक आम सहमति बनी कि हम जो शासन की व्यवस्था को अपनाएंगे वो लोकतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था से हम परिचित हो चुके थे, कहीं ना कहीं प्राचीन काल में भी लोकतंत्र स्थापित था। उसके पश्चात जब हम ब्रिटिश काल में थे तो वहां पर भी लोकतंत्र की बहुत छोटी उपस्थिति थी, लेकिन था लोकतंत्र ही। तो ऐसा माना गया कि भारत के लोग लोकतंत्र से परिचित हैं और ये सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, तो इस सर्वोत्तम शासन प्रणाली को अपना लिया जाए। कहा गया कि हमारे यहां शैक्षिक स्तर इतना ऊपर नहीं है कि हम लोकतांत्रिक पद्धति को अच्छे से निभा पाए, लेकिन ये कथन आज देखते हुए लगता है कि एकदम गलत था। स्वतंत्रता के पश्चात, इतने सालों के पश्चात भी हमारा लोकतंत्र कहीं डगमगाया नहीं, कहीं भटका नहीं। छोटी मोटी कमियां हर जगह रहती हैं। उन छोटी मोटी कमियों के अतिरिक्त हमारा लोकतंत्र मजबूती से टिका हुआ है। और दूसरी क्या थी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य क्या है? हमने आपको पहले बताया था कि व्यक्तिवादी आए, व्यक्तिवादियों ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया, फिर सकारात्मक उदारवादी आए, उदारवादी आए। उन सकारात्मक उदारवादियों के से आगे चल के जब समाजवाद इसमें मिलना शुरू हुआ तो एक नई अवधारणा का जन्म हुआ जिसे कहा गया लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य में यही है कि राज्य शासन के कार्यों को अधिक करता है और समाज में पिछड़े हुए अविकसित लोगों के लिए कार्य अधिक करता है।
ये प्रतियोगिता के तौर पर सारी चीजों को नहीं रखता है, कई प्रकार की बाधाएं लगाकर वंचित और दूर, विकास से दूर बैठे हुए लोगों को विकास की धारा में लाने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। खैर, यहां इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। अगला देखते हैं कि इन चीजों पर सहमति हुई, लेकिन उस समय की परिस्थितियां जो थी बहुत विकट हो रही थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी बहुत ही भयावह थी। उन स्थितियों को अगर ठीक से देख लिया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। उनको आप ठीक से महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर आप महसूस कर लें ठीक से तो बगैर रोए आप नहीं रह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या था। 1947 का वर्ष हिंसा और विस्थापन से भरा हुआ था। क्या था? हिंसा और विस्थापन से भरा हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। क्या था? जिसमें लाखों लोग मारे गए। जब भारत और पाकिस्तान का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया, तब एक ऐसी अवधारणा आई कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत जाना है और भारत में रहने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है। रातों रात निर्णय कर दिया गया और कुछ ही समय में इन लोगों को जाना था। ऐसे में उपद्रवी और अतिवादी लोगों ने उनके साथ मारकाट की, हिंसा की और ऐसी रक्तपात पूर्ण परिस्थितियों में मिली ये स्वतंत्रता बहुत ही मायने वाली थी, लेकिन उसको संभाल के रख पाना, भारत को एक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर पाना बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने। क्योंकि राष्ट्र आप समझ रहे हैं ना, हमने आपको कई बार बताया कि राष्ट्र एक भावना है, राष्ट्र दिखाई नहीं देती है, राष्ट्र एक आत्मा है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ये एक भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपको पीड़ा हो रही हो, अंदर से किसी चीज से आप दुखी हो, आपको पीड़ा हो रही हो और लोग कहें कि पीड़ा दिखाओ, पीड़ा आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि पीड़ा आपके अंदर है। ये एक भाव है। इसी तरीके से राष्ट्र एक भाव है जो लोगों के मन में, मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। जैसे राज्य है, राज्य के कुछ अंग हैं जो दिखाई देते हैं बाहर, लेकिन राष्ट्र दिखाई नहीं देता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो चला जाता है और राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं होती। जैसे भारत एक राष्ट्र है तो राष्ट्र के अंदर ही राष्ट्र होगा, ये नहीं है। भारत राज्य के अंदर राष्ट्र होगा, ये नहीं है। भारत के लोग जहां जहां पलायन करेंगे वहां वहां राष्ट्र होगा। जैसे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जहां जहां क्रिकेट मैच होता है, वहां पर रह रहे जो भारतीय हैं वो तिरंगा झंडा लेके वहां पहुंचते हैं। तो क्या है? राष्ट्रवाद है। यही वो राष्ट्र है। तिरंगा झंडा बताता है कि लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन जुड़े भारतीय राष्ट्र से हैं। जैसे आपने अमेरिका में देखा होगा, जब मोदी जी जाते हैं तो कितने लोग तिरंगा झंडा लेके उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। ये तिरंगा झंडा, ये एक पहचान, ये राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्र एक भावना है जो दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। आप इन सब क्रियाकलापों से महसूस कर सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद के नाते ही सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए इस राष्ट्र को बनाने में कहा जाता है कांटों भरा ताज मिला था उस समय, जिसको संचालित करना बहुत ही कठिन था। उस समय राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या चुनौतियां थी वो देख लेते हैं एक बार। नंबर 1, एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है, जैसे बहुत सारी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, भिन्नताएं हैं,
उस भिन्नताओं विभिन्नताओं के साथ जुड़ा हुआ ये देश, इसको एकता में रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एकता को कभी कभी ललकार देती हैं, तोड़ती तो नहीं है लेकिन ललकार देती हैं। देखिए वो क्या है। नंबर 1 क्षेत्रवाद, नंबर 2 भाषावाद, नंबर 3 जातिवाद, नंबर 5 संप्रदायवाद। इन 3, 4, 5 चीजों से राष्ट्रीय एकता में व्यवधान उत्पन्न होता है। कभी कभी इस व्यवधान को आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना करना। सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय कि लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन। इस प्रक्रिया में अभी हमारे बहुत सारे भारतीय शामिल नहीं होते थे, लेकिन उनको यह अधिकार दिया गया, उनको स्वतंत्रता महसूस कराई गई कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। अब आप चाहेंगे तभी आपके वोट से आपका प्रधानमंत्री बनेगा, आपके वोट से आपका राष्ट्रपति बनेगा, आपके वोट से आपका उपराष्ट्रपति बनेगा, आपके वोट से आपके विधायक और सांसद चुने जाएंगे। ये सब चीजें इसीलिए की गई थी कि व्यक्ति को ये महसूस हो कि वो स्वतंत्र हो गया है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के पश्चात अब वो स्वतंत्र है। अब वो अपनी सरकार चुन सकता है, अपनी सरकार अपने द्वारा चला सकता है। ये लोकतंत्र स्थापित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती के सामने छोटी छोटी कई दिक्कतें आई, लेकिन हमारे देश ने उसे पूरी तरीके से संभाल लिया। अगला देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगली जो चुनौती थी वो ये थी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य में सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, बड़ी बड़ी संपत्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। एक लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि इससे ज्यादा संपत्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं रहेगी। भूमि सुधार लागू कर दिए जाते हैं और भूमि सुधार में बता दिया जाता है कि सर्वाधिक 15 एकड़, 20 एकड़, इससे ज्यादा खेती लोग नहीं रख सकते हैं। यदि वो रखते हैं तो वो राज्य के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। इसी को कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। मैंने आपको एक बार और बताया था कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि आपके जन्म से पूर्व राज्य आपके साथ उपस्थित हो जाता है। जब आपकी मां अस्पताल में दवा लेने जाती हैं तब वो अस्पताल राज्य के द्वारा बनाया गया होता है। जहां आपका जन्म होता है वो राज्य के अस्पताल में होता है। जहां आप पढ़ने जाते हैं वो छोटी पाठशाला जो मिलती है वो राज्य के द्वारा बनाई गई होती है। जब आप बड़ी डिग्री लेने जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो वो भी राज्य के द्वारा बनाई गई होती है। इसके पश्चात जब आप रोजगार के लिए जाते हैं तब भी आप राज्य की सेवाओं में जाना पसंद करते हैं, इन राज्य की सेवाओं में जाके। इसके पश्चात आप जीवन यापन अपना कर लेते हैं और अंतिम में, लास्ट में जब आपकी समाप्ति हो जाती है या आपके प्राण आपके शरीर को छोड़ देते हैं, तब शरीर का जो अंतिम संस्कार होता है उस संस्कार के लिए भी राज्य के द्वारा बनाए गए शमशान गृह में ही होता है। तो जहां जब आप शरीर में प्रवेश किए लेकिन शरीर पृथ्वी पे नहीं आया, तब उसके पहले से राज्य आपके साथ है और उसके पश्चात आपकी मृत्यु के पश्चात भी आपके अंतिम संस्कार के लिए भी राज्य खड़ा है। यही है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसमें समानता पर विशेष ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कि गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई नहीं होने देगा राज्य, जिससे कि गरीब अपने आप की मानसिक स्थिति खराब कर ले और अमीर उसका शोषण करता रहे। खैर, लोक कल्याणकारी राज्य यहीं तक। अब आगे चलते हैं।
हमें आपको पहले जो समस्याएं बताई थी, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, तो क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप को उस क्षेत्र का मान लेते हैं और दूसरे व्यक्ति को उस क्षेत्र में आने से मना करते हैं, संगठित हो जाते हैं, उसको क्षेत्रवाद कहा जाता है। इसी प्रकार भाषावाद है कि हमारी हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, लेकिन दक्षिण के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो हिंदी को राजभाषा स्वीकार नहीं करते हैं, वो अंग्रेजी को ही स्वीकार किए हुए हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज को स्वीकार करते हैं, वो हिंदी को स्वीकार नहीं करते। राष्ट्र के स्वरूप में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है। अगला है जातिवाद, सबसे खतरनाक चीज जातिवाद। जातिवाद के माध्यम से समाज के सारे पहलुओं को धीमे धीमे काटा जाता है और उन छोटे छोटे समाजों को जाति में विभाजित कर दिया जाता है और इस जाति के विभाजन से समाज में विखंडन पैदा हो सकता है। अगला है संप्रदायवाद। हमारे यहां बहुत सारे संप्रदाय हैं। संप्रदाय का मतलब है पूजा करने की पद्धति। हमारे यहां सैकड़ों संप्रदाय हैं। बहुत सारे लोग इसको धर्म से जोड़ देते हैं और वो मानने लग जाते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी एक संप्रदाय है और ऐसे बहुत सारे संप्रदाय भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं। वो जो संप्रदाय कभी कभी इस ईगो में आ जाते हैं कि हमारा ही संप्रदाय श्रेष्ठ है और दूसरा खराब है, इन खराब लोगों को अपने में मिला लेना चाहिए, इनको इनके संप्रदाय से हटा देना चाहिए। जब ये द्वंद्व पैदा होने लगता है तो हमारी राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र के निर्माण में चल रही प्रक्रिया को बाधा पहुंचती है। ये थी राष्ट्र के निर्माण में आने वाली चुनौतियां जो कहीं ना कहीं आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान होती हैं हमारे सामने और आप अपने आसपास इन चीजों को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं दो राष्ट्र सिद्धांत। जब दो राष्ट्र बने तो वो क्या था और कैसे उसका विभाजन हो गया। नंबर एक, मुस्लिम लीग द्वारा इस विचार को दिया गया, इस सिद्धांत को दिया गया। इनके अनुसार कहा गया कि भारत में दो कौम का देश है ये, यानी कि भारत हिंदुओं और मुसलमानों दो कौमों का देश है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन इनकी अवधारणा थी कि भारत दो कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। स्वतंत्रता के पश्चात मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की गई, एक अलग देश की मांग की गई। कांग्रेस ने लगातार इसका विरोध किया और महात्मा गांधी ने तो यह तक कहा था कि यदि विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के थोड़ा पहले और स्वतंत्रता के थोड़े बाद एक ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जब गांधी जी की बात को लोगों ने टालना शुरू कर दिया था, नेताओं ने टालना शुरू कर दिया था। वो महात्मा गांधी, वो शक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो कहता था कि मैं समुद्र की रेत से एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आप क्या समझते हैं? कांग्रेस से बड़ा आंदोलन मैं इस समुद्र की रेत से खड़ा कर दूंगा। ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उस समय कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा कि यह बंटवारा मेरी लाश पर से होगा, लेकिन उस समय के नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी। और स्वतंत्रता के पश्चात भी जब जवाहरलाल नेहरू जी भाषण दे रहे थे तब महात्मा गांधी कहां थे? स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी का कार्य समाप्त हो गया, एकदम लगता है जैसे पराभव हो गया उनका। उनके साथ क्या हुआ आगे देखेंगे, लेकिन पहले चलते हैं कि इस जो द्विराष्ट्र सिद्धांत आया, इस दो राष्ट्र सिद्धांत में जिन्ना का एक बहुत बड़ा पहलू था। मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के कायदे आजम। जब कायदे आजम ने
ये बात कही कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, तो उनके अंदर ये भावना थी। उनसे कांग्रेस ने ये कहा कि आप भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन भारत का विभाजन नहीं करवाइए। लेकिन उन्होंने ये बात अस्वीकार कर दी। क्यों? क्योंकि वो अपना व्यक्तित्व गांधी जी के बराबर लाना चाहते थे। वो नेहरू से अपनी प्रतिद्वंदता नहीं मानते थे, वो अपनी प्रतिद्वंदता गांधी जी से मानते थे। और इसी के आधार पे उन्होंने एक नए राज्य को जन्म दिया, जिसको पाकिस्तान कहा गया। बहुत सारी और अवधारणाएं हैं कि क्यों उन्होंने बात नहीं मानी, इस पर ज्यादा खैर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं, आगे चलते हैं। विभाजन की मुख्य समस्या। विभाजन जब हो रहा था उस समय भी एक समस्या मौजूद थी। वो समस्या क्या थी देख लेते हैं। मुस्लिम पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। ऐसे में दो हिस्से जो मुस्लिम बहुल थे, एक पूरब में और एक पश्चिम में, दोनों को जोड़ना भी संभव नहीं था। लेकिन उनको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बनाया गया। यहां आपको देखने की जरूरत है कि मुस्लिम पूरे देश में फैले हुए थे, गांव गांव में थे। ऐसे में कैसे बांटा जाता? आधा गांव पाकिस्तान, एक मोहल्ला हिंदुस्तान, ऐसा संभव नहीं था। तब यह देखा गया कि बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी जहां पर है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए, और जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है वहां भारत बना दिया जाए, हिंदुस्तान बना दिया जाए। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान दो जगहों पर बना, एक तो पूर्वी छोर पर, एक पश्चिमी छोर पर। जब पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर मिले उनको, तो उन्होंने लेने से मना नहीं किया उसे, और पाकिस्तान के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। दूसरी स्थिति यह थी कि पंजाब और बंगाल में भी मुस्लिम आबादी काफी थी, लेकिन वहां हिंदू आबादी भी बहुत थी। इसलिए उसका विभाजन कर दिया गया, उसे जिलेवार तरीके से बांट दिया गया, और कुछ जिले पाकिस्तान में कर दिए गए, कुछ जिले हिंदुस्तान में कर दिए गए। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बाद में बांग्लादेश बना, और आज हम उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अल्पसंख्यकों की समस्या तथा कुछ घंटों में ही देश खाली करने की समस्या थी। विभाजन की एक समस्या और थी कि जब यह विभाजन निर्धारित कर दिया गया तब समस्या उत्पन्न हो गई। कहा गया कि कुछ ही समय में जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू थे उनको हिंदुस्तान आना था, जो हिंदुस्तान में रह रहे मुस्लिम थे उन्हें पाकिस्तान जाना था। और इस भागम भाग दौड़ भाग में इतनी सारी हिंसा फैल गई कि जिस हिंसा को संभालना मुश्किल हो गया। लोग अपने जमीन जायदाद घर सारी चीजें छोड़ के भागने लगे, अपनी जान बचाने लग गए, और ये सबसे त्रासदीपूर्ण कार्य था। चलिए आगे देखते हैं कि विभाजन के परिणाम, यानी कि जो ये विभाजन हो रहा था इसका परिणाम क्या था। विभाजन का परिणाम था सांप्रदायिक हिंसा, अचानक स्थानांतरण का कष्टकारी खेल, व्यवस्था में शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। जो लोग आए उनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास घर नहीं था, तो बेचारे अपने बहुत बड़े बड़े घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे लोग जिनके पास संपन्न थे, सारी चीजें थीं, लेकिन इस बंटवारे की त्रासदी से वो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं बचे। अगला है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, महिलाओं के प्रति बहुत अत्याचार हुआ इस बंटवारे के समय में। महिलाओं के साथ बहुत हिंसा हुई, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। पहले हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा, बलात्कार, हत्या, जबरन विवाह, ये सारी चीजें हुई। जब हिंदुओं को ये लगा कि ये हमारी महिलाओं को जबरदस्ती अपहरण कर लेंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे, तब उन्होंने एक नीति और अपनाई कि अपनी महिलाओं को अपने हाथ से ही सती होने के लिए, सती शब्द यहां यूज नहीं होगा, अपने ही हाथ से उनका अंत कर दिया।
कि हम अपनी महिलाओं को बचा तो पाएंगे इन उत्पादी लोगों से। चलिए, इसमें 80 लाख लोग अपने घर से बेघर हो गए। 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, चाहे वो भारत के हों चाहे वो पाकिस्तान के हों। अगला आता है कि 1947 में महात्मा गांधी क्या कर रहे थे। उनका क्या था उस समय, वो देश में थे लेकिन वो क्या कार्य कर रहे थे, देख लेते हैं क्या कार्य कर रहे थे। गांधी जी ने देश में हुई हिंसा से बहुत दुखी हुए। वे उन दिनों बंगाल के नोआखाली में हिंसा शांत करने में लगे थे। क्या कर रहे थे, अब आप देखिए, हिंसा हो रही है और 75-78 साल का एक बुजुर्ग बंगाल के नोआखाली जैसी जगह में जाकर उसको शांत कराने का प्रयास कर रहा है। हमारे सारे जवान लीडर स्वतंत्रता का स्वाद चख रहे थे। उसी समय एक वृद्ध नेता अकेला जाके उस हिंसा को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उनका प्रभाव भी इतना था कि जब गांधी जी जाके खड़े हो जाते थे तो हिंसा शांत हो जाती थी। लोगों में उनका इतना वर्चस्व था कि लोग उनकी बात मानते थे, उनकी बात स्वीकार करते थे। लेकिन सत्ता प्राप्त करने वाले उनके ये तथाकथित चेले उनकी बात मानने से अब कतराने लगे। लेकिन जनता आज भी उनकी बात मानती थी। नोआखाली में उस समय वो थे, उसके पश्चात वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के पश्चात हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने एक उपवास प्रारंभ कर दिया। जब गांधी जी ने उपवास प्रारंभ कर दिया, लोगों को यह पता लगा तो लोगों ने हिंसा बंद कर दी, उपद्रव बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी को वो बहुत मानते थे। लेकिन ये हिंसा, ये उपवास गांधी जी का आखिरी उपवास हुआ। क्यों, देख लीजिए। 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को एक अतिवादी जो किसी की सुनते नहीं है, देखते नहीं है, जो उनके दिमाग में आ गया वही सच है, वही सोचते हैं, वही दुनिया में सत्य होता है, ऐसे व्यक्ति ने, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और 30 जनवरी 1948 को एक संत का समापन हुआ, निधन हुआ। सारा देश शोक की लहर में डूब गया। चलिए आगे देखते हैं कि इस समय कुछ और समस्याएं थी। जैसे पाकिस्तान बना, भारत बना, उसी तरीके से रजवाड़ों की भी एक समस्या थी कि भारत उस समय 2 राष्ट्रों में नहीं 3 राष्ट्रों में बांटने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, और फोड़ चलो की नीति अपनाते हुए उन्होंने कहा कि उस समय जो 565 रियासतें थीं वो अंग्रेजी शासन समाप्त होने के बाद स्वतंत्र हो जाएंगी। वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे तो हिंदुस्तान में मिले, और चाहे तो स्वतंत्र रहें। ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, देख लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में 2 तरीके की शासन था। एक तो सीधा अंग्रेजों के प्रभुत्व वाले भारतीय राज्य, जिन पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, वो तो भारतीय राज्य कहलाए। अगले थे रजवाड़े, ऐसे राजा जिनका शासन होता था, जनता पर उनका शासन होता था, लेकिन उनके ऊपर अंग्रेजों का शासन होता था। अंग्रेजों के सामने वो झुकते थे और समस्त नीतियां अंग्रेजों के हिसाब से चलाते थे। इन्होंने एक नई समस्या क्रिएट कर दी कि इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया और लगा कि अब भारत एक राष्ट्र ना बन के छोटी छोटी कई रियासतों में टूट जाएगा। देखिए ऐसी स्थिति में रजवाड़ों की समस्या क्या है। देश में 565 रियासतें थीं। अंग्रेजों ने फोड़ चलो और छोड़ चलो की नीति का अनुसरण किया और घोषणा की कि ब्रिटिश प्रभुत्व के पश्चात रजवाड़े आजाद हो जाएंगे। इसमें सर्वप्रथम त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को
स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऐसे लगा जैसे दोबारा देश टूटने की कगार पर हो। इस समय सरदार पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देख लेते हैं रजवाड़ों के विलय में सरदार पटेल की भूमिका क्या है। सरदार पटेल की भूमिका, इस स्थिति में सरदार पटेल ने समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए मना लिया और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि सहमति पत्र, भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए और लगभग रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। लेकिन 4 रियासतें ऐसी थीं जो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुई। कौन सी? एक तो कश्मीर, दूसरी हैदराबाद, तीसरी मणिपुर, चौथी जूनागढ़। इनको छोड़कर सारी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गईं। ऐसे विपत्ति भरे युग को आप महसूस कीजिए, समझिए इस युग को कि क्या त्रासदी रही होगी। लोगों को अपनी जगह, अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक पलायन करना पड़ा। इस बंटवारे की विभीषिका को हम आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली समस्याएं हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।